तो दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। सभी लोग आ जाइए क्लास में, फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। चलिए सभी लोग आ जाएं क्लास में, स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो भाई आज जो है आपका लेक्चर सेकंड है ट्रेन का, है ना। नेक्स्ट लेक्चर है तो कंटिन्यू करते हैं सभी साथी। तो कल लास्ट में हम लोगों ने ये वाला टाइप पढ़ा था कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है ना। इस टाइप के हमने क्वेश्चन कल की क्लास में किए थे। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। गुड इवनिंग सभी का वेलकम है, जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास में। तो यहाँ पर हमने कई सारे टाइप किए थे। यहाँ पर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे। तो आशा करते हैं आप सभी ने कल की क्लास ली होगी अच्छे से, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली वो फिर आज की क्लास ना लें, क्योंकि अब आगे का जो है वो कल की क्लास से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को, और यहीं इसी क्वेश्चन को करिए जरा फटाफट से, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो कल का ही टाइप है ये, कल ही क्वेश्चन इस तरीके का मैंने आपको कराया था। यहाँ पर लिखा है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी हैं, 35 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी? तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी? तो मेरे भाई बताइए जरा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी? बनाइए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको कल बताया था, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी कितनी है? 230 मीटर लंबी है। 230 मीटर लंबी है, तो ये इसको क्रॉस कर रही है। मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चल रही है 35 की चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये वाली रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। क्या है? एक ही दिशा में ये दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो तेज वाली जो है वो धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो मैंने क्या बताया था कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें तो कुल दूरी लेते हैं, कुल दूरी लेते हैं, मतलब दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई, कुल दूरी। और चाल में कौन सी चाल लेते हैं? सापेक्ष चाल लेते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो दूरी हमेशा जुड़ती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 230 प्लस 190। और रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन का केस है तो चालों का अंतर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। अब आपको पता है दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, आंसर सेकंड में। तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 3 12, 420, और ये आ जाएगा कितना? ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा, देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा कितना? 20 गुणा 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ गया? 0 से 0 गया 21 बार। और ये आप एक काम करो, सीधा सीधा 0 से 0 काट दो और 18 और 42 की गुणा कर लो। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75, और ये नीचे आ गया 5 दूनी 10, तो एक के बाद दशमलव। ये ऑप्शन आंसर।
तो सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप में आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। जब कोई रेल किसी दूसरी रेल में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। जब कोई रेल किसी दूसरी रेल में बैठे व्यक्ति को पार करे। जैसे आपका इसमें इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेल 54 की चाल से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने आगे 36 की चाल से चल रही, अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? दूसरी 200 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी रेल में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। बेटा अगर आप नए हो तो पहले के लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, तब आप इस लेक्चर को लेना, क्योंकि बीच में से इस लेक्चर में समझ में नहीं आएगा आपको। देखो 100 मीटर लंबी एक रेल है, ये 100 मीटर लंबी एक रेल है, 54 की चाल से ये चल रही है। इसके आगे एक दूसरी रेल चल रही है 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी रेल चल रही है 36 की चाल से, 36 की चाल से ये चल रही है। इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति बैठा है यहां पर, मान लिया इसमें रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, तो इस वाली रेलगाड़ी को इस व्यक्ति को पार करना है। तो मेरे भाई यहां पर एक बात आपको समझनी है, क्या बात आपको समझनी है कि यहां पर ये वाली रेलगाड़ी इस दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहां पर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से मतलब नहीं रखेंगे। यहां पर बेसिकली ये दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है जिसमें व्यक्ति बैठा है, वो उसकी लंबाई सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि उस रेलगाड़ी को पार कर रही है। बात समझ में आ रही है आप सभी के? तो यहां पर एक तरीके से सिंपल, आप एक आदमी भाग रहा है 36 की चाल से, तो अब दूसरी रेलगाड़ी को सिर्फ आप आदमी समझो, एक आदमी भाग रहा है 36 की चाल से, ठीक, और दूसरी रेलगाड़ी उसके पीछे 100 मीटर लंबी आ रही है 54 की चाल से, तो दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, बस इतना आपको दिमाग लगाना है। तो मेरे भाई यहां पर आपको सिंपल क्या करना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय निकालना है ना। तो मेरे भाई दूरी कौन सी लेंगे, पहली रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, बस दूरी के लिए पहली रेल की लंबाई लेंगे, हमें दूसरी रेल की लंबाई से यहां पे कोई मतलब नहीं है।
ठीक बात समझ में आ रही है? यहां पर दूसरी वाली रेल की लंबाई से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ पहली वाली रेल की लंबाई लेंगे दूरी के तौर पर, क्योंकि दूसरी रेल में व्यक्ति को पार कर रही है बैठे, ना कि दूसरी रेल को पार कर रही है। अगर दूसरी रेल को पार करती तो कुल दूरी लेते, तो पहली रेल की लंबाई, लेकिन चाल सापेक्ष चाल ही लेंगे क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो चाल के तौर पर रिलेटिव स्पीड ही लेंगे। तो मेरे भाई पहली रेल की लंबाई 100, सापेक्ष चाल आगे चल रही है तो सेम डायरेक्शन केस है। मेरे भाई ये आएगा कितना, 18। ये आएगा कितना, 18। 18, और इसको ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18 से भाग देकर। 18 से 18 गया, 5 से 100, 20। तो मेरे भाई कितना आंसर आएगा, 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आई आप सभी के? अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जरा बनाइएगा सभी लोग। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक। उसके विपरीत, उसके विपरीत 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बताइएगा 200 मीटर लंबी रेल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसके विपरीत, उसके विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 100 मीटर लंबी रेल में बैठे व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए। तो यहां पर एक 200 मीटर लंबी रेल है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक। यहां पर उसके विपरीत एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उस रेल में बैठे व्यक्ति को वो कितने समय में पार करेगी, ये पूछ रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है सौरभ, मुझे बताओ, मैं बताऊं आपको। कौन सी डीपीपी है और क्वेश्चन नंबर क्या है, बताइए। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। मेरे भाई दूरी कौन सी लेंगे, पहली रेल की लंबाई, पहली रेल की लंबाई से मतलब है बस। सापेक्ष चाल, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं। इसको बदलना है हमें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना, 200/48 गुणा 5/18, 48 5/18। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 50 बार, 4 से 12 बार, और 5 से ये 50 बार, और ये 180/12, 15 सेकेंड आंसर। सिंपल क्वेश्चन, 15 सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अब जब कोई रेल किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करेगी, है ना, जब कोई रेल, जब कोई रेल किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, दोनों को पार करेगी, आइए जरा
ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लिया एक रेल 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेल 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 150 मीटर नहीं 450 नहीं है बेटा, ये सिर्फ 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेल जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करे। एक रेल 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रही, ठीक। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को केवल 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेल की चाल बताइए। अच्छा, चाल और लंबाई भी पूछ लेता है, चाल और लंबाई भी पूछ लेगा। चाल भी बताओ, लंबाई भी बताओ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9 अभी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 9 है ना, DPP 2 डेसिमल वाले में, ठीक है। बिना इसके लिए तो आपको ही अपने हैंड से वहां पर कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी, वहां पर वो सॉल्यूशन कर देंगे। आपको अपने हैंड से वहां पर कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी इस चीज, ठीक है। चलिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया NTPC का, अभी सिर्फ ये आया है कि इतनी वैकेंसी टेंटेटिव आएंगी, अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है। मेरे भाई ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, ध्यान से समझिएगा। रेल चाहे व्यक्ति को पार करे, रेल चाहे व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे चाहे, तब भी ट्रेन की चाल वही रहेगी। चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, जब भी ट्रेन की चाल वही रहेगी। तो चाल तो दोनों कंडीशन में सेम रहेंगी ना, बात समझ में आ रही है आपके? चाल तो दोनों कंडीशन में, पहले ये बताओ, चाहे रेल व्यक्ति को पार करे चाहे रेल प्लेटफॉर्म को पार करे, तो चाल तो दोनों केस में समान ही रहेंगी, है ना। अब आपको पता है व्यक्ति के केस में जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो रेल की लंबाई को समय से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय लेते हैं ना, है ना। और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस लेते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल लेंथ लेते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कल की क्लास में, बटे कितने समय में पार किया ये। तो मेरे भाई बस ये काम यहां पर करना होता है, जब कोई रेल किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस केस में हम टोटल जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड बराबर रख देते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जब वो किसी व्यक्ति को पार करेगी तब भी वही रहेगी, जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब भी वही रहेगी, ठीक है। तो मेरे भाई रेल की लंबाई कितनी है? 50 मीटर,
कितने समय में व्यक्ति को पार करा? 10 सेकंड में। 50 मीटर लंबी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? अच्छा, सॉरी, रेल की लंबाई तो निकालनी है ना। 50 मीटर तो ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये तो प्लेटफॉर्म है। व्यक्ति को पार कराए टी मीटर, मान लो रेल की लंबाई मान लो टी मीटर है। टी मीटर लंबी रेल ने किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया है। टी मीटर लंबी रेल ने 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार किया है। ठीक, क्या कहां से होगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यहां से, तो 14T हो जाएगा ये, और 10T प्लस 500, तो 10T इधर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 500। भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 10T को इधर लिया है, तो 4T बराबर हो जाएगा 500। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 125 मीटर। हाँ, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहां से 125 मीटर। अब यहां पर क्या पूछा है? चाल भी पूछी है, चाल। तो टी की वैल्यू, चाल निकालनी है तो चाहे तुम इस वाले से निकाल लो, चाहे टी की वैल्यू यहां रख दो, चाहे यहां रख दो टी की वैल्यू, चाहे यहां रख दो, एक ही बात है। तो 125 मीटर लंबी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही थी, तो स्पीड निकाल लो। ठीक, तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको ये किस में आ रहा है भाई? ये स्पीड जो आ रही है मीटर पर सेकंड में है ना? ये स्पीड किस में है? 12.5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, 12.5 मीटर पर सेकंड। अभी ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा होगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो मेरे भाई ये आ गई ट्रेन की लंबाई और ये आ गई ट्रेन की स्पीड। ठीक है, यहां पर हमने टी की वैल्यू 125 रख दी, तो 125/10 12.5, तो दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, कुछ भी नहीं है। एक बार और समझ लो सभी साथी। कह रहा है एक रेल 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में क्रॉस कर रही है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को केवल 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो रेल की स्पीड बतानी है और रेल की लेंथ बतानी है। ठीक, अब जरा समझिएगा, चाहे ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, चाहे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों केस में उसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी। बोलो हाँ या ना? दोनों केस में ट्रेन की चाल तो वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है व्यक्ति को किसी और चाल से तय किया है और प्लेटफॉर्म को किसी और स्पीड से तय किया है ना? ऐसा तो नहीं है। तो मेरे भाई जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो चाल कैसे निकालते हैं? ट्रेन की लंबाई को कितने समय में व्यक्ति को पार किया उससे डिवाइड कर देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, और जब किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो टोटल डिस्टेंस लेते हैं, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, जो मैंने मान ली कितनी? टी मीटर है, और व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में, तो बटे 10। और टी मीटर लंबी रेल किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल लोगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। और सिंपल है, यहां पर आप टी की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो T/10 आंसर आ जाएगा, चाल भी आ जाएगी। सरल ही है क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा बनाइएगा सभी लोग। एक रेल 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
एक रेल 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। 8 सेकंड में क्रॉस। तो रेल की चाल और लंबाई बतानी है, क्या होगी बताइए। रेल की चाल और लंबाई कितनी होगी? बेसिकली यहां पर रेल की लंबाई ही बता दो आप, केवल रेल की लंबाई ही बता दो, केवल रेल की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लेंथ बता दो क्या होगी। करो कोशिश करो सभी लोग। बताइए। कीजिए सभी लोग, आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। मेरे भाई सौरभ, अभी मैं ये करा रहा हूं, इसलिए मैं बीच में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद मैं करा देता हूं आपको, 2 क्वेश्चन और करा के फिर आपका ही करा देता हूं, ठीक, टेंशन मत लो। देखिए 176 आंसर है ना। देखिए जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में, और एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकंड में, तो बस दोनों केस में स्पीड तो सेम होंगी। प्लेटफॉर्म को पार करते समय भी स्पीड वही रहेगी और व्यक्ति को पार करते भी समय स्पीड वही रहेगी। व्यक्ति को पार करते समय भी स्पीड वही रहेगी। ठीक मेरे भाई, व्यक्ति को पार करते समय भी स्पीड वही रहेगी। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 5t 2t बराबर लिखेंगे 2t, और 2t जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 की इससे गुणा करेंगे 528। 3t बराबर 528, t बराबर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सिंह 18, तो t बराबर 176 मीटर आंसर, जो सबने आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। मेरे भाई देखो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट टाइप के, इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक रेलगाड़ी जब बिना रुके एक रेलगाड़ी 90 बिना रुके, एक रेल बिना रुके, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। एक रेल बिना रुके 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। निश्चित दूरी तय करती है, जबकि दूसरी रेल जबकि दूसरी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
उसी निश्चित दूरी को तय करती है। तो यह ट्रेन प्रति घंटा कितना मिनट रुक रही है? दूसरी रेल रुक रुक कर, ये तो लाइन लिखी ही नहीं कि दूसरी रेल रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी निश्चित दूरी को तय करती है। यह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक रेल जब बिना रुके चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल रहती है, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक निश्चित दूरी को तय कर देगी। जबकि दूसरी रेल रुक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से उसी निश्चित दूरी को तय करती है। तो यह ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुक रही है? देखो, इसकी जब ये दूसरी वाली ट्रेन रुक रुक कर चल रही है तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन जो बिना रुके किसी यात्रा को कवर कर रही है तो उसकी औसत चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि बिना रुके चल रही है, वो बिना रुके उसने उस यात्रा को तय किया है, तो जाहिर सी बात है उसकी चाल भी ज्यादा होगी। और एक दूसरी रेलगाड़ी जिसने रुक रुक कर तय किया है उस दूरी को, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात है रुक रुक कर उस दूरी को कवर करेगी तो चाल कम हो जाएगी। तो जो रेलगाड़ी की औसत चाल कम है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो रुक रुक कर चली है, तो अगर उसने किसी एक निश्चित दूरी को मतलब किसी समय में तय किया होगा तो हर घंटे लगभग कितना मिनट वो रुकी है, ये पूछता है यहां पर। हर घंटे लगभग वो कितना मिनट रुकी है, ये पूछता है। देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है ये, जब भी समय पूछा हो प्रति घंटा रुकने का समय, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होती है यहां पर, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। और चूंकि आंसर मिनट में पूछता है तो 60 से गुणा कर देते हैं, मिनट में आ जाता है आंसर, मिनट में आंसर आ जाए। चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। तो मेरे भाई यहां पर चालों का जब आप अंतर लोगे तो चालों का अंतर आएगा 20 और बिना रुके चाल आएगी 80 गुणा 60, 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 15 मिनट प्रति घंटा। लगभग कितना देर रुकी होगी? 15 मिनट। कितना रुकी होगी? 15 मिनट। कितना रुकी होगी? 15 मिनट। ठीक है बच्चों, 15 मिनट। तो ये तो सिंपल शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। बेटा प्रिंस टेंशन मत लो, तुम्हारे एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो तुम। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का अगर दूं, और मैं फिर आपको बेसिक भी समझाऊंगा। अभी कई लोगों को इसका समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ये तो आंसर आ गया, वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। पहले तो आंसर कैसे निकालना है वो तो आप देख ही लो, सिंपल सी टेक्निक यूज करके, है ना। आंसर कैसे निकालना है वो तो आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर बताना जरा। एक रेल बिना रुके 90 की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है, और जबकि दूसरी रेल रुक रुक कर 75 की चाल से उसी निश्चित दूरी को तय करती है, तो यह ट्रेन प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है, बताइए। देखो, एक ट्रेन ने एक ये डिस्टेंस थी, ठीक, एक ये डिस्टेंस थी, एक ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर किया है 90 की स्पीड से। एक ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कितने की स्पीड से कवर किया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से सुनना, बिना रुके चलिए। और दूसरी ट्रेन जो है वो इस डिस्टेंस को रुक रुक कर चल रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड रही है कितनी, 75 किलोमीटर पर आवर। भाई जाहिर सी बात है, रुक रुक कर चली होगी तो उसकी स्पीड भी स्टॉपेज लेते हुए चली होगी, तो उसकी स्पीड भी कम हो गई होगी मेरे भाई। तो यहां पर जो ट्रेन रुक रुक कर चली है, तो वो लगभग हर घंटे कितना मिनट रुकी है, ये पूछ रहा है यहां पर। तो मेरे भाई सिंपल सा मेथड लगाते हैं यहां पर, हर घंटा कितना मिनट वो कितनी देर के लिए रुकी है। तो मेरे भाई यहां पर सिंपल सा यहां पर मेथड लगा लेते हैं कि समय बराबर स्पीड जो दे रखी है उनका डिफरेंस ले लो ऊपर, और बिना रुके चाल को नीचे लिख दो, जो बिना रुके उसकी चाल है ट्रेन की उससे डिवाइड कर दो, तो ये आएगा घंटे में, आर में। हमें मिनट में, प्रति घंटा कितना मिनट में बताना होता है, तो ये आएगा घंटे में, तो हमें 60 से गुणा कर देनी होती है। तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना, 15 छिक्का 90, और ये आ गया हर घंटे वो लगभग 10 मिनट के लिए वो रुक रही है। हर घंटे वो लगभग 10 मिनट के लिए रुक रही है। ठीक, ये सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल मतलब और भी तरीका है। आप एक काम यहां पर ये कर सकते हैं, जो ये दूरी है एक ने 80 की स्पीड से तय की है, एक ने ये स्पीड रुक रुक कर तय की है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 60। ध्यान से सुनिएगा। तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके एलसीएम को दूरी मान लो, 80 और 60 का एलसीएम ले लो, 240 किलोमीटर। मान लिया डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या, पहली ट्रेन ने कितना समय लिया होगा, जो बिना रुके चली है, जो बिना रुके चली है उसने कितना टाइम लिया होगा उस 240 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, आप ही बताओ। 240 किलोमीटर की दूरी कवर की है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसने कितना समय लिया है जो बिना रुके ट्रेन चली है, इसने लिया है समय बराबर दूरी बटे चाल, 240 बटे 80 यानी 3 घंटे। 3 घंटे, वेरी गुड। और जो रुक रुक कर चली है ट्रेन, इसने वो यात्रा मतलब टोटल डिस्टेंस 240 की कवर की है 60 की चाल से, तो इसने 4 घंटे लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक ट्रेन लिया था 3 घंटे, और दूसरी ट्रेन जो रुक रुक कर चली थी वो 4 घंटे ले रही है। बिल्कुल, यानी 1 घंटा इसे टोटल एक्स्ट्रा लगा है। टोटल कितना, यहां पर टोटल इसने 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया है। 1 घंटा एक्स्ट्रा, यानी मैं बोल सकता हूं टोटल 1 घंटा रुकी है।
टोटल 1 घंटा रुकी है। मैं बोल सकता हूं कि टोटल ये 1 घंटा रुकी होगी, मतलब इसने अपनी 4 घंटे की टोटल यात्रा में 1 घंटा जो है रेस्ट किया है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट रेस्ट किया। 4 घंटे की टोटल यात्रा में इसने 1 घंटा रेस्ट किया है। तो उसने पूछा है प्रति घंटा कितना मिनट रुकी है, मतलब हर 1 घंटे में लगभग कितना मिनट रुकी है। 1/4, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो तो 15 मिनट। तो टोटल उसने 4 घंटे की यात्रा कवर करी है, तो 4 घंटे में टोटल वो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकी है। तो हर घंटे में कितना मिनट रुकी होगी, 15 मिनट। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये बेसिक है। जैसे यहां पर देखेंगे, मान लिया दूरी हो गई इन दोनों का एलसीएम, लेकिन वही बात है, इससे थोड़ा सा ना लेंथी हो जाता है, हो तो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। जैसे यहां पर आप दूरी इन दोनों का एलसीएम मानोगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, इसको 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, 15 6 और 5, ये आएगा एलसीएम। कितना आएगा ये, 450 मीटर, वो किलोमीटर। पहली की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो पहली ने कितना समय लिया 450 की दूरी 90 की चाल से तय करने में, 5 घंटे। दूसरी ने कितना समय लिया, 4 घंटे। 4 नहीं, 15 15 पंद्रह 75, 15 3 6 घंटे, 6 घंटे। यानी 1 घंटा ये एक्स्ट्रा ले रही है, 1 घंटा ज्यादा रुक रही है, जब इसने यह दूरी 6 घंटे में कवर की है। तो बेटा 6 घंटे की टोटल यात्रा में इसने 1 घंटा यानी 60 मिनट इसने टोटल एक्स्ट्रा लिए। 6 घंटे में इसने टोटल 60 मिनट एक्स्ट्रा लिए, 6 घंटे। तो 1 घंटे में कितने लिए होंगे, तो इसको भी 10, इसको 6 से डिवाइड किया तो इधर 10 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है। एक बच्चा पूछ रहा है कल की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, कल की क्लास का दूसरा क्वेश्चन इसको पूछ रहे थे क्या? कल की क्लास में दूसरा क्वेश्चन ये वाला कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं देखता हूं। कल की क्लास में दूसरा क्वेश्चन यही था। एक मिनट में देख लेता हूं। अच्छा, ओके ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक, ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास का, ठीक है ठीक है। ये भी बताना था अभी, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ओके, समझ गए, समझिएगा सभी लोग। मेरे भाई ये कह रहा है, समझ गए समझ गए, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है ये भी। सौरभ अभी हो तुम? नहीं, टोटल नहीं पूछेगा। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 4 बजे नई दिल्ली से चली और 6 बजे आगरा पहुंच गई। 4 बजे नई दिल्ली से चली दोपहर में और आगरा पहुंच गई 6 बजे, यानी इसने लिए कितने घंटे, 2 घंटे।
ठीक। हाँ, और जबकि दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे आगरा से चली, ये 4 बजे आगरा से चली है ना, और इसने ये 7 बजे पहुंच गई, कितने बजे? 7 बजे पहुंच गई नई दिल्ली, 7 बजे पहुंच गई नई दिल्ली। यही तो है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, ये पूछा है। आप सभी बताइए, समय बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और जब यहां पर दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में ही तो चल रही है, एक चल रही है 4 बजे, दूसरी भी 4 बजे, लेकिन एक नई दिल्ली से, दूसरी आगरा से, तो रास्ते में तो मिलेंगी भाई, जाहिर सी बात है ना। तो मेरे भाई यहां पर हमें दोनों, यहां पर वो केस बनना है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो यहां पर मुझे दोनों ट्रेनों की लंबाई पता होनी चाहिए। दूरी के लिए दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई लेते हैं, आपको पता है T1 प्लस T2, और सापेक्ष चाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेनों की लंबाई कह रहा हूं, बीच की दूरी पता होनी चाहिए और रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। मतलब नई दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी, मतलब बेसिकली यहां पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ये और ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 4 बजे। ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि ये नई दिल्ली का स्टेशन है, ये आगरा का स्टेशन है, एक ट्रेन चली 4 बजे नई दिल्ली से आगरा के लिए, दूसरी ट्रेन चली आगरा से नई दिल्ली के लिए 4 बजे। तो कितने बजे दोनों मिलेंगी? तो यहां पर आपको बीच की दूरी पता होनी चाहिए और दोनों ट्रेनों की चाल पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई इस केस में अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, दूरी भी नहीं पता बीच की नई दिल्ली और आगरा के, ना दोनों ट्रेनों की स्पीड पता है यहां पर। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक ऐसी संख्या को बीच की दूरी मान लेते हैं नई दिल्ली और आगरा की, जो इनके समय से कटे। हमें यह तो पता है इन्होंने कितने कितने समय में पूरी यात्रा तय की है। एक ने यात्रा तय की है अपनी 2 घंटे में और इसने यात्रा तय की है 3 घंटे में, इसने 3 घंटे में, इसने 2 घंटे में। तो हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का, जो नई दिल्ली और बीच के 6, नई दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी आ जाएगी 6 यूनिट। कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट। ठीक। अब आप कहोगे सर 6 किलोमीटर ही मानोगे दूरी नई दिल्ली और आगरा के? तो बेटा आप चाहे 60 मान लो, चाहे 600 मान लो, चाहे 6000 मान लो, जितनी मानोगे उस हिसाब से ही तुम्हारी स्पीड आएगी। स्पीड भी फिर कम ही आएगी। ज्यादा दूरी मान लोगे तो स्पीड ज्यादा आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन को आसान रखने के लिए हम 6 मान लेते। अब मेरे भाई दूरी हो गई 6, ये 6 कहां से आया? इसके एलसीएम को, इन्होंने टोटल जो समय लिया ना, इसके एलसीएम को दूरी मान लिया। अब मेरे भाई पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? इसने 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की थी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेल ने 6 किलोमीटर की दूरी तय की है 3 घंटे में, यह आगरा से नई दिल्ली पहुंची है 3 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह क्वेश्चन वही वाला बन गया कि नई दिल्ली आगरा के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, एक ट्रेन नई दिल्ली से 4 बजे 3 की चाल से चली, दूसरी ट्रेन आगरा से 4 बजे चली 2 की चाल से, दोनों कितने बजे मिलेंगी? समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। हो गया क्वेश्चन। 6/5, 5 एकम 5, एक बचा रिमाइंडर। ओ 5 एकम 5, तो ये इतने घंटे बाद मिलेंगी। 1 घंटे, ये कितना आएगा? 60 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट बाद, 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगी। बेटा 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगी।
इसको घंटा, ये 1 घंटा और ये 1/5 घंटे को 60 से गुणा करोगे तो 12 मिनट ही तो आएगा। यानी 4 बजे दोनों चली हैं, तो चाहे तुम इसमें 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दो, चाहे इसमें 1 घंटा, 5/12 पर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ इसमें। 5/12 पर 72 मिनट बाद मिलेंगी, यानी अगर 4 बजे चली है तो 5:12 पर मिलेंगी। तो बस इसमें यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे। अब जैसे यहां पर सौरभ कह रहे थे, सर क्वेश्चन पूछ रहे थे सौरभ डीपीपी का, और कौन सी डीपीपी का? बता रहा हूं सौरभ। डेसिमल एंड फ्रैक्शन का सेकंड डीपीपी, क्वेश्चन नंबर क्या था इसमें? दूसरा, और इसमें क्या दिक्कत आ रही भाई? 3.03, इन सबको ऐड करना है। फर्स्ट डीपीपी का पूछ रहे हो या सेकंड डीपीपी का? डीपीपी 2 का नवा और 10वां। ओके ओके, नवा और 10वां, ठीक है। ये तो मैंने करवाया है तुम्हें यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? डीपीपी 2 में ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने तुम्हें? 0.03723 यही तो पूछ रहे हो? अरे यार सिंप्लीफिकेशन में पूछ रहे हो, ये तो मैंने करा। इसका आंसर बताना जरा सब लोग, इसका आंसर भी बता दो जरा। सिंप्लीफिकेशन में देखें कौन सा पूछ रहे हो, नवा 10वां। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये तो सिंपल है, ये तो आप सभी को मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करवाए कि अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर ऐसे चलेगा, जैसे ये है 0.3333, तो 0.3 पर बार, 0.3 पर बार। समझ गया, मैं करवा रहा हूं। तो मेरे भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? पॉइंट के बाद एक संख्या पर बार है तो एक बार नीचे 9 आ जाएगा, 1/3 आंसर। ऐसे ही अगर 0.454545 ऐसे चलता है तो इसको लिखेंगे 0.45 के ऊपर बार, तो दो संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार नीचे 9 आ जाए, 5/11। इसकी इसमें क्या है? 723 रिपीट हो रहा है, 0.03 723 ये रिपीट हो रहा है, 0.03 723 तो किस पर बार लगेगा? 723 पर। तो इसके लिए मैंने बताया था पूरी संख्या में से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस। बार वालियों के लिए 9 और बिना बार वालियों के लिए 0। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उनके लिए 0। तो मेरे भाई इसका तो आंसर आ जाएगा आपका ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 12 बटे 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 निम 18 और ये आ जाएगा 1, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। ये तो मैंने आपको करवाया था इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप सिंप्लीफिकेशन का ये वाला पूछ रहे हो, 0.8 की पावर 3 माइनस 0.7 की पावर 3, 0.8 का स्क्वायर
प्लस 0.56, यही तो है बच्चे। 0.8 को 3 बार लिखा है मल्टीप्लाई में। मेरे भाई मैं आप लोगों की बात का जवाब दे तो रहा हूं, क्या दिक्कत आ रही है? जय, अभी आपने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर दोबारा से बताओ, तो मैंने दोबारा बताया तो था। अब मैं एक बार में एक ही की बात का जवाब का आंसर दूंगा, मैं ऐसा तो नहीं है मैं सबका सॉल्यूशन एक बार कर दूंगा, है ना? तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, है ना? ऐसा नहीं है मैं आपको इग्नोर करता हूं या किसी को, तो मैं सबकी बातों का जवाब देता हूं। 3 रिपीट हो रहा था इसमें। थ्री 7 2 3 3 कहाँ रिपीट हो रहा है? 3 7 2 3 3 नहीं हो रहा ना। देखो अगर ये होता 0.3723 372, अच्छा तुम ऐसे कह रहे हो 0.372372, ओके 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 ओके। यहां पर 0.372 यहां से रिपीटेशन हो रहा है, सही पकड़े। 372 ओके 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 ओके। रिपीटेशन कहां से हो रहा है? यहां से 372 ठीक है ठीक है, यहां से रिपीटेशन हो रहा है। डन डन डन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पूरी संख्या में से जिस पर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे। बार वालियों के लिए 9 और बिना बार वाली के लिए 0। 372 अपॉन ये आ जाए। आंसर अभी भी वही आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 निम 18, है ना, और 2 पंजे 10। आंसर अब भी सेम ही आएगा। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहां पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिंपल। आशा करते हैं आपको याद भी होगा। कितने बजे से है? कितने से कितने बजे? 6 बजे की क्लास है? 6:15 से होगी ना? देखिएगा सभी लोग। अरे नहीं होता है भाई कमेंट शो, ऐसा नहीं है सबका कमेंट शो। बस ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए मेरे भाई। तो यहां पर आप इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए क्यू बी क्यू ही तो लिखा है, तो जब आप इसको 0.8 को मन में ए मानोगे और इसको बी मानोगे, तो ये क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ध्यान से सुनना। और ये क्या है? ए स्क्वायर, और ये 7 अट्ठे 56 प्लस ए बी, और ये क्या? प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे भाई जब इसका फॉर्मूला खोलोगे ए माइनस बी, और यही आएगा जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है यही आएगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। बात समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, तो 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना भी नहीं करना। यही देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये कट जाएगा और ए माइनस बी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, समझ में आ गई होगी बात आपके। और 10th क्वेश्चन कौन सा था भाई? 10th क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में भी सिंपल फॉर्मूला ही लग रहा है ना? 10वें क्वेश्चन में भी सिंपल फॉर्मूला ही लग रहा है। यहां पर आपका कौन सा, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो
ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो आंसर क्या होगा इसका, ए प्लस बी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर इस फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो आंसर ए माइनस बी होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा और ए प्लस बी आ जाएगा। और जब इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, है ना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एक काम यहां पर मैं करूंगा, आपके ये जो कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, ये अलजेब्रा में आता है, बेसिकली ये आता है अलजेब्रा में, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिए थे फॉर्मूले, कि अलजेब्रा बीजगणित में आता है ये, इसलिए मैंने ये नहीं करवाए थे, क्योंकि मैं उसमें करवाता ऑलरेडी। बाकी मैं आपको एक काम करूंगा, एक फॉर्मूला शीट पहले मैं दूंगा, क्योंकि तभी ये समझ में आएंगे, और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करवा दूंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो आर्यन, जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेंगे ही ना डीपीपी में, जो तुमसे नहीं होंगे, तो वो आप उनका सॉल्यूशन देख लिया करो जो नहीं हो। बाकी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप कर ही लेते होगे। ठीक, चलिए, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।